नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रूल अगेंस्ट बायस। डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस का यह एक सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि झुकाव के विरुद्ध सिद्धांत, यानी जहां भी पक्षपात है उसके विरुद्ध सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलेगा आज। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जब हम इसमें देखेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का है। इसमें 3 रूल हैं: नेमो जुडिक्शन काजा सुआ, ऑडी अल्ट्रम पार्टम और रीजन डिसीजन। तो ये इस सीक्वेंस में था, क्योंकि हमने ऑडी अल्ट्रम पार्टम पहले डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेमो जुडिक्शन काजा सुआ। हालांकि पहला रूल यही है, रोमन लॉ से लिया गया है, जस्ट नेचुरल से, और उसी से बना है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये सिद्धांत हमारा है रूल अगेंस्ट बायस, जिसे नेमो जुडिक्स इन काजा सुआ भी कहते हैं, या इसे नेमो इन प्रोप्रिया काजा जुडेक्स भी कहते हैं, या इसे बायस एंड पर्सनल इंटरेस्ट डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता, निर्णायक नहीं बन सकता। तो नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन मैटर। तो कॉमन लॉ में एक यूनिवर्सल लॉ की बात जब आती है तो उसमें सबसे पहला यह सिद्धांत आता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता। और इस सिद्धांत को पहली बार थॉमस बोनहम वर्सेस कॉलेज ऑफ फिजिशियन 1610 के मामले में जस्टिस कोक ने लेट डाउन किया था। तो ये पहली बार इस मामले को थॉमस बोनहम के मामले में लेट डाउन किया गया था, जिसे डॉक्टर बोनहम केस भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, वरन न्याय अभिव्यक्तता यानी एक्सप्रेसली और क्लियरली किया हुआ प्रतीत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो मैनिफेस्टली एंड अनडाउटली सीन टू बी डन, and this doctrine has been developed for maintain the public faith in administrative adjudicatory process. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में लोगों का विश्वास हो, उसी लिए ये सिद्धांत यहाँ पर लेट डाउन किया गया था। हमें ये भी जानना आवश्यक है कि ये डॉक्ट्राइन न्यायिक और अर्ध न्यायिक मामलों में ही लागू होती है, और सामान्यतः यह लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में लागू नहीं होती है। लेकिन एक केस हमने देखा था, एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो उसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अगर हम ये कहें सामान्य चीज कि ये प्रशासनिक मामले पर और लेजिस्लेटिव मामले पर ये सामान्यतः अप्लाई नहीं होता है। जैसे अगर मान लो एक एक्ट पास हो रहा है विधानसभा से, और वो एक्ट ये है कि राज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी किया जाए, तो वो एक्ट जब वो बिल पास होगा विधानसभा से और जब जाएगा तो उसको साइन कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। तो राज्यपाल उस बिल पे साइन कर रहा है जो कि उसकी शक्तियों को बढ़ावा देने वाला है, यानी वो अपने मामले में ही निर्णायक बन गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मामले में इसे लागू नहीं होता है। ये सूत्र केवल ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक मामलों में लागू होता है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, 1970 का मामला सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें कहा गया था कि प्राकृतिक न्याय को लागू करने के संबंध में क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है, और ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा कि किस मामले में प्राकृतिक न्याय लागू किया जाना चाहिए था और किस मामले में लागू न हो। इसी तरह एक केस आया, मेट्रोपॉलिटन प्रॉपर्टीज कंपनी लिमिटेड वर्सेस लैनन, 1969 का केस है ये। इसमें कहा गया कि न्याय की बुनियाद विश्वास है, और जब समझदार व्यक्ति यह सोचने लग जाते हैं कि न्यायाधीश का झुकाव है किसी एक पार्टी की तरफ, तब वो जो विश्वास है वो नष्ट हो जाता है। अतः जहां पर एक मामले में यह निर्धारित करना था कि लेनिन महोदय
कि फादर जो किराएदार थे उनका मामला क्या है, क्या उन्होंने किराए दिया था या नहीं दिया था, और उस मामले का निर्णय लेनन को करना था, यानी अपने पिता के मामले का निर्णय उनके पुत्र को करना था। तो कोर्ट ने कहा भले ही वो कितना ही ईमानदार क्यों न हो, उन्होंने कितनी ही अच्छी डिसीजन क्यों न दिया हो, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता है कि उनका झुकाव जरूर अपने पिता की तरफ रहा होगा। तो ऐसे मामले को कोर्ट ने जो है सेट असाइड कर दिया और पुनः निपटारण के लिए भेजा था। तो रूल अगेंस्ट बायस में यदि हम देखें तो कुछ हेड्स हैं, उसी हेड्स के अधीन कोर्ट चेक करती है कि जो न्याय निर्णयन अधिकारी है क्या उसका झुकाव था या नहीं था। झुकाव तो सामान्यतः पक्षकारों के प्रति भी हो सकता है, तो इसे पर्सनल बायस कहते हैं। लेकिन अगर कोई केस ऐसा है जो धन के संबंधी में है, संपत्ति के संबंध में है और न्यायाधीश महोदय का उसमें इंटरेस्ट है, तब इसे पेक्यूनरी बायस बोलते हैं, धन संबंधी। सब्जेक्ट मैटर बायस का मतलब है कि जो विषय वस्तु है मामले की, उस विषय वस्तु में जज महोदय का, न्याय निर्णय अधिकारी का भी इंटरेस्ट है, तो इसे बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर बायस। चौथा है डिपार्टमेंटल बायस। इसी में पॉलिसी नोशन बायस भी आता है और बायस ऑन द अकाउंट ऑफ ऑब्स्टिनेसी आता है। तो लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है, पांचवी को कर दिया है पॉलिसी नोशन बायस या बायस ऑन द अकाउंट ऑफ ऑब्स्टिनेसी। मतलब जैसे कि अब डिपार्टमेंटल बायस आप ले लो। अब डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी है, अब उसको निपटारा कौन करेगा? जो डिपार्टमेंट का हेड है, निपटारा तो वही करेगा। अब एक फैकल्टी है, टीचिंग रूम है, मेरे खिलाफ आपने किसी ने आपत्ति कर दिया है, तो जो डीन मेरा है वो निपटारा करेगा। तो ये डिपार्टमेंटल बायस है, इसे सामान्यतः हर मामले में लागू नहीं किया जाता है। पॉलिसी नोशन बायस है, किसी ने पॉलिसी बनाई है, उसका ऑब्जेक्शन हुआ है, तो कौन डिसाइड करेगा? जो उस पॉलिसी का मेकर है वही करेगा। अब जैसे मिनिस्टर्स हैं, अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बना दी, पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई। अब उसमें उससे ऑब्जेक्शन होना है, तो ऑब्जेक्शन तो उन्हीं के पास जाएगा, वहीं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे पॉलिसी नोशन बायस है एंड बायस ऑन द अकाउंट ऑफ ऑब्स्टिनेसी, मतलब कि अब हमने जो बना दिया है वही सही है, हठ धर्मिता जिसे बोलते हैं, हट करना। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है पर्सनल बायस। इसमें 3 केसेस हैं, बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो व्यक्तिगत, जहां पे हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत पक्षपात, पर्सनल बायस, यानी कि एक मामले में 2 पार्टी हैं, वादी प्रतिवादी, किसी एक पक्षकार से न्यायाधीश महोदय का संबंध है। हम एसडीएम के पास गए अपना केस लेकर के, जमीन का मामला है, 2 पार्टी थे, एक पार्टी का एसडीएम से कोई रिलेशन है, तहसीलदार से कोई रिलेशन है, तो यहाँ पर ये पक्ष जो है पर्सनल बायस या व्यक्तिगत पक्षपात कहा जाता है। तो व्यक्तिगत पक्षपात की जांच के लिए 2 मेजरमेंट बनाए गए हैं, 2 मापदंड बनाए गए हैं। नंबर 1, पक्षपात का रीजनेबल डाउट होना चाहिए, युक्त संदेह होना चाहिए, और दूसरा है कि पक्षपात की वास्तविक संभावना भी होनी चाहिए। केवल रिलेटिव है यही पर्याप्त नहीं है, वास्तविक संभावना भी होनी चाहिए। तो जो रीजनेबल डाउट है, पक्षपात का युक्त संदेह है, ये मानदंड मुख्य रूप से बाहरी दृश्य को देख करके ही हम लगा सकते हैं कि रिलेशन है, भाई फूफा है, मामा है, चाचा है, काका है, नाना है, तो निश्चित है व्यक्तिगत संबंध दिख रहा है बाह्य रूप से। लेकिन वास्तविक बायस है कि नहीं है, एक्चुअल बायस है या नहीं है, ये स्वयं न्यायालयों को ही संभावनाओं का मूल्यांकन करके ही डिसाइड करना होगा कि वास्तव में वास्तविक पक्षपात बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक केस था मानकलाल वर्सेस प्रेमचंद सिंघवी का केस है, 1957 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस मामले में क्या था, एक पहले का मामला था जिसमें एक पक्षकार थे और विरोधी पक्षकार के एक वकील थे, श्री छंगानी। एक तो वादी था, पिटिशनर था, अपीलांट था, अपील करने वाला, और उसी केस में जो दूसरा रिस्पोंडेंट था उसका वकील छंगानी महोदय थे। तो ये वो केस चला, उस केस में जो भी डिसीजन आया हो,
लेकिन बाद में एक दूसरा केस आ गया। दूसरा केस आ गया उसी जो अपीलांट था, उसी अपीलांट के अगेंस्ट में आ गया वो केस। उसका जो है प्रोफेशनल एथिक्स के मामले में, वृत्तिक औचार के मामले में चीजें आ गई कि इसने मिसकंडक्ट किया है प्रोफेशनल एथिक्स का। तो जब वो मामला गया तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, और जो छंगानी साहब उस वक्त पहले विरोध में थे, वो उस कमेटी के इंचार्ज बना दिए गए, अध्यक्ष बना दिए गए, और छंगानी साहब ने उसे दोषी ठहरा दिया। तो यहाँ पर अपीलार्थी जो था, जो अपीलांट था, उसने कहा कि चूंकि हम और छंगानी साहब ये केस में अलग अलग थे, विरोधी दल थे, और हमारा केस भी छंगानी साहब ने ही देखा है, तो कहीं ना कहीं वो पक्षपात कर सकते हैं, वो हमारे अगेंस्ट में डिसीजन दे सकते हैं। यानी कि पक्षपात दो तरह से हो सकता है, एक तो बहुत क्लोज मित्र हैं, एक बहुत बड़े दुश्मन है, दोनों मामलों में पक्षपात हो सकता है। तो चूंकि वो उसमें थे, इसलिए ये प्रोसीडिंग जो है मैलाफाइड इंटेंशन के साथ किया गया होगा, इसलिए इसे जो है सही नहीं माना जाना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय ने पिटिशनर का ये जो प्ली था उसे स्वीकार करते हुए कहा कि विधि द्वारा रखी गई परीक्षा यह नहीं है कि वास्तव में वो बायस थे या नहीं थे, पर एक परीक्षा ये है, जो लिटमस टेस्ट है वो ये है कि जन सामान्य क्या सोचेगा, क्या न्यायाधीश बायस था या नहीं था। एक्चुअल क्या था वो नहीं था, लेकिन लोग क्या सोचेंगे। तो लोग यही सोचेंगे कि हाँ, पहले मामले में दुश्मनी थी इन दोनों में, तो अब वहीं यहाँ पे जो है निर्णायक हो गया है, तो वो उसका बदला जरूर चुकाएगा। तो यहाँ पर पक्षपात को कोर्ट ने स्वीकार किया था। दूसरा केस है ए के क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, सुप्रीम कोर्ट का केस है। मामला बहुत पेचीदा है, बहुत ध्यान से आप लोग समझना। इसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर के वन विभाग की अधिकारियों की नियुक्ति ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस में किया जाना था। यानी एक तरह से ये प्रमोशन भी था, या जो है स्टेट लेवल से निकल करके उन्हें जो है नेशनल लेवल पे जाना था। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी में जो कमेटी था, उनका यह काम था कि जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उनमें से उनका छांटना है, इंटरव्यू करना है, और उसके बाद उनको प्रमोट करना है कि वो जम्मू कश्मीर वन विभाग से निकल करके भारतीय वन विभाग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उसमें नकीसबंद सिलेक्शन कमेटी में थे, सिलेक्शन कमेटी में नकीसबंद थे, और नकीसबंद जम्मू कश्मीर वन विभाग के एप्लीकांट भी थे। उन्होंने भी एप्लीकेशन दिया था ताकि उनका भी चयन अखिल भारतीय वन विभाग में हो जाना चाहिए। सभी लोगों का आवेदन देखा गया, और जब नकीसबंद तक आया तो नकीसबंद उस समय उपस्थित नहीं थे चयन समिति में, उन्होंने बताया, और बाकी जो समिति के अन्य मेंबर थे उन्होंने उनके नाम को रिकमेंड कर दिया। तो कुछ लोगों के साथ साथ नकीसबंद का भी सिलेक्शन ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस में कर दिया गया। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया पर्सनल बायस के आधार पर कि ये खुद एप्लीकांट थे और सिलेक्शन कमेटी में ये खुद मेंबर ही थे, तो कोई व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं बन सकता। ये इस सिद्धांत का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे उल्लंघन माना। भले ही नकीसबंद ने यह कहा कि जब मेरे नाम पर चर्चा हो रही थी तो मैं उसमें उपस्थित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आपके संपर्क में आने के बाद अन्य मेंबर निश्चित ही आपकी तरफ झुकाव में रहे होंगे और उन्होंने आपका सिलेक्शन किया होगा। इसके बाद जो अलग अलग केस है, शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987, सुप्रीम कोर्ट। चूंकि बिहार का मामला है तो थोड़ा पेचीदा होगा ही, इसलिए इसे भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्रशासनिक न्यायालय, प्रशासनिक विधि के जो डिसीजन होते हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, क्योंकि एक पर्सनल बायस को लेकर के था। इसमें क्या था, बहुत ध्यान से सुना। ये जो मामला है वो जगन्नाथ मिश्रा का मामला है, बिहार का। इसमें जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ बहुत पहले तमाम दांडिक मामले लगाए गए थे, क्रिमिनल चार्ज लगाए गए थे, क्रिमिनल केस चल रहे थे। मंत्रिमंडल ने जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ सभी केस वापस लेने का विचार बनाया और उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा के अलावा और भी कुछ लोगों के केस वापस लेने का विचार उन्होंने बनाया और वो प्रस्ताव पास किया और फिर वो केस वापस ले लिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उसे विधिमान्य भी ठहरा दिया, कहा कि ये लीगल है। उस बेंच में, जिस बेंच ने उस डिसीजन को विधिमान्य ठहराया, उसमें न्यायमूर्ति बहरुल इस्लाम भी थे, जिन्होंने इस डिसीजन के देने के कुछ ही दिन बाद
और अपने रिटायरमेंट के 46 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस दल ज्वाइन कर लिया था, स्वीकार कर लिया था कि हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट त्याग कर दी थी, रिजाइन कर दिया था और मंत्रिमंडल में, वो कैबिनेट में आ गए थे, जस्टिस बहारुल इस्लाम। अब इस डिसीजन को रिव्यू के लिए डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कहा गया कि जस्टिस इस्लाम ने जब श्री मिश्रा के विरुद्ध दांडिक सुनवाई का रिवोक करने के मामले जब वो रिव्यू कर रहे थे और उन्होंने उसको लीगल ठहराया था, तो वो बायस थे, क्योंकि वो कांग्रेस से वो जुड़ चुके थे। और उसके बाद एक बात और थी कि जिस कमेटी ने सभी लोगों के मुकदमे वापस लेने के लिए विचार किया था, रिकमेंड किया था, दिया था, अपना रिकमेंडेशन दिया था, उस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ही थे। और वो उसी हैसियत से उन्होंने अपने खिलाफ भी अपने केस वापस लेने का प्रस्ताव उन्होंने पास कर दिया था और सभी के केस वापस ले लिए गए थे। तो इसका मतलब है कि वो अपने ही मामले में वो न्याय निर्णायक हो गए थे। तो कोर्ट ने कहा कि विधि शास्त्र का ये प्रारंभिक सिद्धांत है कि न्याय न केवल दिखना चाहिए बल्कि किया जाते हुए प्रतीत भी होना चाहिए। तो न्याय मतलब न्याय केवल किया जाना ही नहीं है, न्याय किए जाते दिखना भी चाहिए, ये सिद्धांत है। तो न्याय के सभी सिद्धांतों का यह बहुत बड़ा विनाशक होगा कि किसी एक्यूज्ड को ही अपने सभी चार्ज वापस लेने के लिए अथोराइज कर दिया जाए और उसी के कहने पे सभी चार्ज वापस ले लिया जाए। तो इसे भी कोर्ट ने पर्सनल बायस के अगेंस्ट माना था। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक विचारधारा झुकाव संबंधी रीजनेबल डाउट के मापदंड का ही पोषक है। पर्सनल झुकाव कितना था उससे मैटर नहीं करता है, युक्त डाउट कितना था, रीजनेबल डाउट कितना था कि वो झुका होगा कि नहीं झुका होगा, ये इस पे डिपेंड करता है। और इससे कैसे होगा कि सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की क्या सोच है कि इस मामले में न्याय हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो इसका कारण यह सिद्धांत है कि न्याय केवल किया जाना ही नहीं बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इसके बाद जब हम नेक्स्ट आते हैं पेक्यूनियरी बायस पर, तो पेक्यूनियरी बायस की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रारंभ पहले केस में है, वो है डाइम्स वर्सेस ग्रैंड जंक्शन कैनाल कंपनी, 1852 का मामला है, हाउस ऑफ लॉर्ड का मामला है, ये बहुत बड़ा केस है। ये इस मामले में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने एक लैंड लॉर्ड के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। वो केस जिस कोर्ट में गया उसके लॉर्ड चांसलर जो थे उनका उस कंपनी में शेयर था। तो कंपनी ने एक लैंड लॉर्ड के अगेंस्ट में केस किया, कंपनी हो गई वादी, लैंड लॉर्ड हो गए प्रतिवादी। वो जिस कोर्ट में गया उसके लॉर्ड चांसलर उस कंपनी के शेयर होल्डर थे, यानी कि उनका धन संबंधी झुकाव तो था। वो कंपनी चाहती थी कंपनी बड़ी हो, आगे बढ़े, ताकि उनका शेयर बढ़े। तो उन्होंने कंपनी के इंटरेस्ट में ही डिसीजन दिया। अब डिसीजन जैसा रहा हो, इस पर तो कोई बहस ही नहीं थी। जब वो मामला हाउस ऑफ लॉर्ड में गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड कैंपवेल थे। उन्होंने कहा कि इसमें हम कोई कल्पना नहीं कर सकते या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि लॉर्ड चांसलर जरा भी कंपनी के झुकाव में रहे होंगे। फिर भी ये जो महान सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता, एक आदर्श के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, एक आदर्श के रूप में माना जाना चाहिए। तो इसका सभी फॉलो करें, सभी का आइडिया होना चाहिए ये सिद्धांत। और उन्होंने इस डिसीजन को रद्द कर दिया। तो भारत में भी इसे जो है जीजी भाई वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर थाना 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने भी लागू किया था कि यदि न्याय निर्णयक अधिकारी का धन संबंधी कोई भी झुकाव है किसी पक्षकार की तरफ, किसी पक्षकार की संपत्ति में, धन में उसका इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, एक नॉट अ प्रॉपर्टी, सीधे मनी, पेक्यूनरी, तो वहां पे उसे जजिंग नहीं करनी चाहिए, उसे वो मामला छोड़ देना चाहिए। फिर हम आगे ये बढ़ते हैं तो हमारा है सब्जेक्ट मैटर बायस। विषय वस्तु संबंधी झुकाव में न्याय करने वाले प्राधिकारी अथॉरिटी
और उनके निर्णय के लिए जो प्रस्तुत है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, उनमें क्लोज रिलेशन होना चाहिए। साधारणतया विषय वस्तु संबंधी झुकाव का प्रभाव एक डिसेबिलिटी के रूप में नहीं होता, निर्भरता के रूप में नहीं होता, जब तक निर्णायक को यानी कि एडजुडिकेटरी अथॉरिटी को उसके क्लोज रिलेशन को जब तक आप नहीं दिखा देते कि हाँ ये क्लोज रिलेशन था उसका जो है। तो अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक मजिस्ट्रेट पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण समिति को चंदा देते थे, यानी कि एक कमेटी थी जो पशुओं पर जो क्रूरता होता था, क्रुएल्टी होती थी, उसके अगेंस्ट कमेटी बनी थी, वो पशुओं की सुरक्षा करते थे और मजिस्ट्रेट साहब भी उस समिति में चंदा वगैरह देते थे, क्योंकि वो बहुत दयालु व्यक्ति थे। तो समिति उनके न्यायालय में एक घोड़े के प्रति निर्दयता का मामला ले आई, उन्हीं के कोर्ट में। एक घोड़े को कोई व्यक्ति टॉर्चर कर रहा था या फिर सही से देखभाल नहीं कर रहा था, तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ, घोड़े के स्वामी के खिलाफ केस ले आए और उन्हीं के कोर्ट में ले आए। मजिस्ट्रेट ने उस मामले को निर्णित कर दिया और आपत्ति करने पर इसे पक्षपातपूर्ण नहीं माना गया। जब घोड़े के स्वामी के अगेंस्ट में डिसीजन पास कर दिया गया तो उसने अपील किया, बट इसे पक्षपातपूर्ण नहीं माना गया। यानी कि सब्जेक्ट मैटर में बहुत क्लोज रिलेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। इसी प्रकार न्यायालय ने इलेक्शन अथॉरिटी के उस मामले को अभिखंडित करने से इनकार कर दिया कि अधिकरण के अध्यक्ष की पत्नी कांग्रेस दल की सदस्य थी, जिसे चुनाव में याची ने हरा दिया था। तो इलेक्शन कमीशन का कोई व्यक्ति है, उसकी वाइफ कहीं कांग्रेस की पार्टी में थी जो है, उसको किसी ने हरा दिया था और जिसने हराया था उसके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दे दिया है, तो इसे पक्षपातपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन जहां सब्जेक्ट मैटर का क्लोज एक्सक्लूसिव रिलेशन दिख रहा है, तब उसे पक्षपातपूर्ण माना जाएगा। और वो केस हमारा है जे मोहपात्रा एंड कंपनी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा एंड अनदर 1984 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाने के लिए कुछ पाठ्य पुस्तकों के लिए, कुछ बुक्स के लिए कोर्ट ने इनवाइट किया लोगों को कि भाई अपनी अपनी जिसको बुक चलवानी है सरकारी स्कूल में, वो अपने एप्लीकेशन दे दे, ताकि उन पर विचार होगा और उसमें से जो बुक अच्छी पाई जाएगी उसे सरकारी स्कूलों में चलाया जाएगा। और उसके लिए कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उसी कमेटी के सामने लोगों को एप्लीकेशन देना था। तो एक व्यक्ति जो उस कमेटी का मेंबर भी था और वो एक बुक उसने लिखा था, उसने अपनी बुक के लिए एप्लीकेशन भी कर दिया कि इस बुक को भी सरकारी स्कूल में चलाया जाए। तो यहाँ पर दोनों चीजें आ गई, उसी का बुक भी था और वो सिलेक्शन कमेटी में भी था, और बाद में जो है उसकी बुक रिकमेंड हो गई कि इसकी बुक को सरकारी स्कूल में चलाया जाए और उसको चुनौती दे दिया गया था। उसने कहा कि जब उसके बुक पे विचार हुआ कि क्या ये सरकारी स्कूल में चलाई जाए, तब वो वहां पे उपस्थित नहीं था, वो हट गया था और ये कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि झुकाव आपका तात्विक है या नहीं है, ये बात नहीं है। झुकाव की संभावना थी या नहीं थी, असली मुद्दा ये है। और यहाँ पे संभावना थी, यहाँ पे बायस की संभावना थी कि आप बायस रहे होंगे, या आप नहीं रहे होंगे तो जो आपके मेंबर रहे होंगे वो आपके प्रति बायस रहे होंगे, इसलिए आपकी बुक चुन ली गई होगी। तो उस निर्णय रद्द कर दिया गया, बाद में अलग कमेटी बनी, फिर जो हुआ होगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल बायस की बात हम करेंगे। विभागीय झुकाव, डिपार्टमेंटल बायस, प्रशासनिक मामले में तो ये इनहेरेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में डिपार्टमेंटल बायस आम चीजें हैं। एक पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में यदि आप पहले कंप्लेन करेंगे तो कहाँ करेंगे? एसओ से करेंगे, उसी थाने में, उसी का व्यक्ति है, सेम डिपार्टमेंट में है। सीओ से करेंगे, डिपार्टमेंट सेम है, या एसपी से करेंगे, डिपार्टमेंट सेम है। तो प्रशासनिक विधि में डिपार्टमेंटल बायस को लेकर के बहुत अच्छा स्कोप देखने को नहीं मिलता और कोर्ट भी बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देती है, जब तक कि एकदम स्पष्ट दिखे ना कि हाँ पक्षपात हुआ होगा। केवल एक ही डिपार्टमेंट का व्यक्ति है और उसने निर्णय दे दिया है, इस आधार पर मामले को जो है उल्टा नहीं जाएगा। हाँ, अगर वही सेम व्यक्ति है तब तो हो जाएगा।
यशो के खिलाफ आपने कंप्लेन किया, यशो ही देख रहा है, तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो वो मामला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ कंप्लेन किया है, उसका निर्णय कोई दूसरा देख रहा है, तो चीजें यहाँ पर उल्टी नहीं जाएंगी। तो केस था गुल्लापल्ली नागेश्वरा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1959, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। यह डिसीजन है, बहुत संतोषजनक डिसीजन तो नहीं है, लेकिन थोड़े से अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। इसमें क्या था कि आंध्र प्रदेश में एक स्कीम लागू की गई। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, और एक स्कीम लागू हुई कि कुछ राज्य मार्ग को नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया जाए। तो कुछ रोड को उन्होंने चिन्हित किया कि इन रोड को हम स्टेट हाईवे डिक्लेयर करेंगे। तो चूंकि ये योजना नो डाउट सेक्रेटरी की तरफ से बनती है, सचिव की तरफ से बनती है, और मतलब उन्हीं के नाम से पब्लिश होती है योजना। तो सचिव भले ही करे, बट वो मिनिस्टर्स ही बनाते हैं, जो मंत्री हैं उन्हें पता है ये कौन कौन सी सड़कें हम ले जाएंगे, और कुछ वो अपने इंटरेस्ट की सड़कों को भी उसमें दिखा देते हैं कि इसको भी जो है नेशनल हाईवे बने, ताकि इसके पास जो जमीन उनकी वगैरह है उसकी कीमत बढ़ जाए। तमाम पॉलिसी होती है ये सब करने में, लेकिन चूंकि सेक्रेटरी के नाम से ही वो पब्लिश होता है, तो उस योजना पर आपत्ति दी गई। आपत्ति सचिव के पास गई और सचिव ने उसे सुना और अपनी कमेंट के साथ मुख्यमंत्री को भेज दिया, जो मुख्यमंत्री उस समय मिनिस्टर भी थे उसी डिपार्टमेंट के। तो मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर्स ने क्या किया कि जितनी भी ऑब्जेक्शंस आई थी सबको खारिज कर दिया और अपनी योजना को डिट्टो पास कर दिया। क्योंकि वो मिनिस्टर्स भी थे, वो फिर डिपार्टमेंट की योजना उन्होंने ही बनाई थी और सेक्रेटरी के साइन थे, पब्लिश हुए थे। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया चैलेंज करने के लिए, तो एक आधार यह भी बनाया गया था कि परिवहन विभाग के जो सचिव थे, इन्होंने ही स्कीम को बनाया था, स्कीम को इन्होंने ही पब्लिश किया था और सभी आपत्ति इन्होंने ही सुनी। तो इसका मतलब है कि योजना बनाने वाला और उस आपत्ति को सुनने वाला एक ही व्यक्ति था। तो ये झुकाव जरूर रहा होगा, उन्होंने जरूर ऐसा कमेंट किया होगा जिसके कारण मुख्यमंत्री ने सभी आपत्तियां कैंसिल कर दी थी। तो कोर्ट ने इसे माना, इसे कहा कि यह भी एक मौलिक महत्व की बात है कि चाहे इससे अंततः निर्णय देने वाला व्यक्ति वस्तुतः प्रभावित हो या न हो, तब भी उस व्यक्ति को जिसे मामले में किसी पक्षकार में रुचि हो और औपचारिक रूप से उस मामले की कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहिए। तो स्कीम बनाई थी आपने, तो एक पक्षकार तो आप ही थे और तुम निश्चित है कि आपका अपने में ही रुचि होगी, उस मामले को सुना आपने, तो उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बाद में क्या हुआ कि अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और सभी आपत्ति सुनने का अधिकार मिनिस्टर को दे दिया गया। स्कीम तो सचिव बनाएगा, पब्लिश करेगा, लेकिन उसकी आपत्ति मिनिस्टर सुनेगा। अब देखो, मिनिस्टर भी उसी डिपार्टमेंट का है, वह जो कहेगा सचिव वही करेगा, वही रूल बनाएगा। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रशासनिक मामले में कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं है, एक ही डिपार्टमेंट है, निश्चित है कि कोई ना कोई काम करेगा। अब सेम व्यक्ति नहीं है, अलग अलग व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर अब बायसनेस नहीं है, तो वहाँ पे वो चीज़ों को खारिज कर दिया गया। क्योंकि स्कीम बनाने वाला व्यक्ति दूसरा हो गया था और उस पर चुनौती जो आती थी उसको निपटारे के लिए दूसरा व्यक्ति हो गया था। हालांकि बहुत संतोषप्रद निर्णय तो यह नहीं था, क्योंकि वास्तव रूप में मंत्री सचिव अलग अलग नहीं है, वो जो कहेगा मंत्री वही सचिव करेगा, लेकिन फिर भी और कोई उपाय भी नहीं था। एक केस और है आर.एस. सोडी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 सुप्रीम कोर्ट का। कहीं कहीं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आर.एस. सोडी भी आता है। इसमें प्रश्न यह था कि क्या राज्य पुलिस को जाली मुठभेड़ों में अन्वेषण करना चाहिए। फर्जी मुठभेड़ हुआ था, फर्जी एनकाउंटर हुए थे और उसके खिलाफ जो है सीईओ या एसपी की या कमिश्नर की कमेटी बना करके जांच करने को लगा दिया गया था। तो अपने डिपार्टमेंट के ही व्यक्तियों के विरुद्ध डिपार्टमेंट का हेड जांच कर रहा है, तो क्या वो सही होगा, क्या वो सही डिसीजन देगा। तो
कोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वही स्टेट पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उनकी इनक्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। मामले का इन्वेस्टिगेशन किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा कराया जाना चाहिए, तब वो सही होगा। तो कुछ हद तक कोर्ट ने डिपार्टमेंटल बायस को स्वीकार किया है और उस मामले को खारिज कर दिया है, लेकिन हर एक मामले में ये लागू नहीं हो सकता। पॉलिसी नोशन बायस और बायस ऑन द अकाउंट ऑफ ऑब्स्टिनेसी की बात जब हम करेंगे तो सरकारी नीति से उठने वाले झुकाव का प्रश्न प्रशासनिक विधि में एक बहुत ही नाजुक प्रश्न है, जैसा कि हमने पिछली वाले केस में भी देखा था। तो न्यायकर्ता जो है वो एक मानव प्राणी होता है जो कोरे कागज के रूप में बैठकर निर्णय नहीं कर सकता। उसकी अपनी कुछ पूर्व कल्पनाएं, पूर्व धारणाएं होती हैं, किंतु जब ऋजु विचारण की बात करते हैं तो ये कल्पनाएं, ये धारणाएं निश्चित है कि दूषित तो कर देंगी, फेयर ट्रायल को वो जो है दूषित तो कर देंगी। इसलिए थोड़ा बहुत जो है कोर्ट देखती है। टी गोविंदराज मुदालियर एक्सेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला है, 1973 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इसमें क्या था, वही चीजें हैं जिसको कि हमने पिछले में जो है देखा था, थोड़ा सा उससे अलग रूप में हम देखते हैं इसको क्या है ये। तो जो डिसीजन था वो वही था, वही केस थे। जो राजमार्ग थे उसका राष्ट्रीय राजमार्ग करना था, नेशनल हाईवे उसे बनाना था और उस पर आपत्ति दी गई थी। तो उसे मोटरयान अधिनियम के तहत जो है, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 के तहत जो है उसके मेरिट में विचार किया गया और सेक्रेटरी ने ही उसका विचार किया था। तो कोर्ट ने कहा कि जो कि सेक्रेटरी ने ही सब कुछ किया है, वही आपत्ति भी सुन रहा है, तो नो डाउट बायस वो रहा होगा। इसमें जो केस एक था, इनरी जेपी लिनहैन का मामला है, 1943 का है। जस्टिस फ्रैंक ने इसमें डिसीजन दिया था। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार झुकाव और पक्षपात की परिभाषा इस रूप में दी जाए कि उससे न्यायाधीश के मन में पूर्व धारणा का पूरा अभाव अभिप्रेत है, तो न तो आज तक किसी का उचित विचारण हुआ है और न कभी हो सकेगा। तो प्रीजुडाइज की बात करेगा कि पहले से ही वो एक सोच पर पहुंच चुके थे। तो हर एक मामला में जो जस्टिस होता है वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो वो झुकाव में रहता है, कभी विक्टिम की तरफ, कभी एक्यूज्ड की तरफ। तो अब 100% अगर हम देखें तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा कि कभी कोई इनजस्टिस हुआ हो, हम नहीं कर सकते। यही बात उन्होंने कहा था, क्योंकि मानव मस्तिष्क प्रारंभ में भी ऐसा नहीं होता है और वो कोरे कागज के समान नहीं होता है। जब ये केस उसके सामने कोई आता है तो उस मस्तिष्क पर कोई न कोई छाप पड़ जाती है और वो उसी के अकॉर्डिंगली सोचता समझता है। बाद में भले ही वो चीजें परिवर्तित हो जाए, लेकिन केस देखते ही उसके मन में एक छाप तो पड़ जाती है। तो हम सभी पूर्व धारणाओं के साथ जन्म लेते हैं और औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा से हमारे विचार बनते हैं। ये विचार किसी विशेष परिस्थितियों से हमारे सोचने की शक्ति पर प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार जब तक पूर्व धारणाओं की शक्ति में न्यायाधीश के मन को पूर्वबंधित करने वाली योग्यता नहीं होगी, तब तक प्रशासनिक कार्य को मान्य नहीं ठहरा सकते हैं। तो केवल इस आधार पर कि वो एक ही डिपार्टमेंट का है, इस आधार पर हमें खारिज नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना है कि उसने उस मामले में क्या डिसीजन लिया है, हमें इसे भी देखना चाहिए। तो यदि जो प्रशासनिक अधिकारी है जो निर्णय ले रहा है, यदि वो थोड़ा सा इन सबसे ऊपर हट करके निर्णय ले रहा है तो उसे सही ठहराना चाहिए। हम कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जज हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे डिपार्टमेंटल हो, वो कहीं न कहीं प्रेजुडाइज तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। अब एक केस था, फ्रैंकलिन वर्सेस मिनिस्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, 1948 का केस है। ये भी केस अपील में गया था, अपील केस में, हाउस ऑफ लॉर्ड का ही केस है। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि यदि एक प्रशासनिक प्राधिकारी को कानून द्वारा स्पष्ट रूप से फॉर्मल ऑर्डर या इंटरिम ऑर्डर करने के लिए एम्पावर्ड कर दिया गया, सशक्त कर दिया गया, और बाद में उसे
एप्लीकेशन ग्रहण करने के लिए या उस पर कोई ऑब्जेक्शन आया है उस पर विचार करने के लिए भी सशक्त कर दिया गया है, ताकि वह यह डिसाइड करे कि उसको अंतिम प्रभाव देना है या नहीं देना है। तो हम यहाँ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह प्राधिकारी जो है सही डिसीजन लेगा। लेकिन थोड़ी सी चीजें यहाँ पर उन्होंने अलग कही है। उन्होंने ये कहा कि हम ये एक्सपेक्ट करना व्यर्थ होगा हमारा, दिस इज मीनिंगलेस टू डू द एक्सपेक्टेशन दैट पर्सन इज अनबायस। यानी कि हम उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पक्षपात नहीं करेगा। एक ही व्यक्ति को जहां की उसे कुछ आदेश देने के लिए पावर कर दिया गया है, एम्पावर्ड कर दिया गया है, उसी आदेश पर आपत्ति के लिए भी उसे एम्पावर्ड कर दिया गया कि आपत्ति आती है तो भी वो सुनेगा। तो अब उससे ये उम्मीद करना व्यर्थ है कि वो उसमें सही विचारण करेगा, सही ट्रायल करेगा। प्राधिकारी जितने भी होते हैं स्वाभाविक रूप से संभवतः उस प्रस्ताव का पक्षपात ही करेगा जिसने उसको प्रारंभ में ही बनाया है। तो डिपार्टमेंटल या पॉलिसी नोशन की जब बात करते हैं तो कोर्ट यही देखता है कि क्या उसी व्यक्ति ने ही वो पॉलिसी बनाई है या किसी और व्यक्ति ने बनाई है। नंबर 1, जो आपत्ति जा रही है उस आपत्ति को कौन सुनेगा, जिसने पॉलिसी बनाई है उसी व्यक्ति ने या किसी और व्यक्ति ने। तो बस इसी पे आकर के चीजें रुकती हैं, थोड़ा बचाव हो जाता है। हालांकि ये डिपार्टमेंटल बायस की ही बात है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो एक ही होता है, लेकिन यदि व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं तो थोड़े से बचाव मिल जाता है प्रशासनिक अधिकारी को और वो यहाँ पर बच जाते हैं, तब यहाँ पक्षपात वाला सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे अच्छे समझा होगा। इसे 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। केसेस याद करना, क्योंकि प्री में केसेस आएंगे और कॉन्सेप्ट आप क्लियर रहेंगे तो आप फटाफट हल कर लेंगे। तो धन्यवाद।